औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिसीजन स्ट्रक्चर के चैप्टर को वाइंड अप किया और आज के इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम अपने चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करेंगे, जिसका नाम लूप स्ट्रक्चर्स हैं या लूप कंस्ट्रक्ट्स भी कहते हैं इन्हें। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो लूप का कॉन्सेप्ट होता है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंसीडर किया जाता है। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि लूप होती क्या है, इसके कौन कौन से डिफरेंट अल्टरनेटिव नेम्स अवेलेबल हैं और कौन कौन सी टाइप्स की लूप सी लैंग्वेज में अवेलेबल है और उनको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है और उनके दरमियान क्या ऐसे मेजर डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की लूप्स प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। उससे पहले कुछ आपको बेसिक डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजीज का आइडिया होना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपके लिए क्लियर कर दूं कि अभी तक हमने अपने इनपुट और आउटपुट के तमाम स्ट्रक्चर्स को देखा कि अगर आपने अपनी सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अगर आपने प्रोग्राम्स डेवलप करने हैं और किसी प्रोग्राम के अंदर अगर आपने यूज़र से इनपुट कलेक्ट करनी है या यूज़र को आउटपुट दिखानी है तो वो कैसे करेंगे, ये तमाम हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटेल से इसको लर्न किया। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने डिटेल से इसको स्टडी किया। फिर उसके बाद किसी भी प्रोग्राम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है वो डिसीजन होता है। चूँकि आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो आपके कोड होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर जो डिसीजन पावर होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है कि आपका प्रोग्राम किस हद तक आपके डिसीजंस को सपोर्ट करता है। लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में हमने डिटेल से डिसीजन क्वालिटीज़ को देखा, जिनमें इफ़ स्ट्रक्चर था, इफ़ एल्स था, नेस्टेड इफ़ था, नेस्टेड इफ़ एल्स था और फिर इसी तरह हमने कंडीशनल ऑपरेटर को देखा और इस तरह हमने उससे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स और प्रोग्राम्स को भी स्टडी किया। आज के इस लेक्चर में हम बात स्टार्ट करेंगे लूप की, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक डिसीजन पावर और दूसरा आइटरेटिव स्ट्रक्चर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आप उनसे बहुत हद तक अपने काम कंप्लीट करवा सकते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी डिज़ायर आउटपुट, कि आपको रिक्वायर्ड क्या था और आपने अपनी आउटपुट को किस हद तक फाइनलाइज करने में कामयाब आप हो जाते हैं। लूप का बेसिकली जो पर्पस है, लूप का जो मतलब होता है वो होता है रिपीटेशन। किसी काम को बार बार रिपीट करना, किसी स्पेसिफिक कंडीशन तक अपने काम को रिपीट करना, या यूँ कहना मुनासिब होगा कि किसी काम को किसी ख़ास कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने के डिसीजन तक आप जो है वो अपने काम को रिपीट करते हैं, उसे हम लूप कहते हैं। मैं डेफिनेशन पे मूव करने से पहले आपको एक रियल टाइम एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर जी, मैं अब आपको इसका एक रियल टाइम एग्जांपल इस तरह कोट करूँगा कि आपके पास एक टैंक है, आपने उस टैंक को पानी से भरना है और पानी भरने का जो मैकेनिज़्म आपके पास है वो क्या है, एक छोटी बास्केट आपके पास है और नलके से आप अपने बास्केट में पानी डालते हैं, बास्केट भरती है और उसको फिर आप उल्टा देते हैं टैंक के अंदर और फिर दोबारा बास्केट को भरते हैं और फिर टैंक में डालते हैं अनटिल अनलेस के टैंक आपका फुल हो जाता है। अब इस काम को आप तब तक रिपीट करेंगे जब तक टैंक ने फुल नहीं हो जाता। अब इस सूरत में आपके पास जो कंडीशन है वो आपके टैंक का फुल होना है और जो आप उसके अंदर अपने टास्क को रिपीट कर रहे हैं वो बास्केट को भर के पानी के साथ उस टैंक में डालने वाला जो काम है, बेसिकली ये आप रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसको दोहरा रहे हैं, उसको बार बार रोल बैक कर रहे हैं, उसको दोबारा एक बार आइट्रेशन में लेके आ रहे हैं। So the mechanism through which a statement or a set of statements can be executed repeatedly is called a loop। कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर आपकी कोई भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती हैं, उन्हें हम लूप कहते हैं। सो द स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली आर कॉल्ड बॉडी ऑफ लूप। तो आपका लूप से मुराद क्या है, एक मैकेनिज्म जिसने रिपीट करना है बार बार, और वो स्टेटमेंट्स जिन्होंने बार बार रिपीट होना है उन स्टेटमेंट्स को हम बॉडी ऑफ लूप कहते हैं कि ये आपकी लूप की बॉडी है जिन्होंने बार बार एग्जीक्यूट होना है या जिन्होंने रिपीट होना है।
So the body of loop can be executed repeatedly for a specific number of times or until the given condition remains true. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपका जो टास्क है रिपीट जो हो रहा है वो कब तक रिपीट होना है। दो चीज़ें, या तो आपने कोई स्पेसिफिक कंडीशन बता दी कि यार इतनी दफ़ा चलो, 50 दफ़ा, 100 दफ़ा, 10 दफ़ा, 50 दफ़ा, 1000 दफ़ा एंड सो ऑन, या किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने तक। जैसे हमने कहा कि टैंक फुल नहीं हुआ तो आप बास्केट को दोबारा भरो और तब तक ये काम करो जब तक कि टैंक फुल नहीं हो जाता। सो अल्टीमेटली बात ये हुई कि लूप से मुराद क्या है कि आपके किसी काम को एक खास एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक या अनटिल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू वाले केस तक आपने अपने काम को बार बार रिपीट करना है, दैट विल बी कॉल्ड लूप। सो नेक्स्ट हमारा टास्क जो है वो है जी लूप स्टेटमेंट क्या होती है। बड़ी सिंपल सी बात है जनाब, वो स्टेटमेंट जो लूप के लिए इस्तेमाल होती है उसे लूप स्टेटमेंट कहते हैं। सो लूप स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। ये लूप की वो स्टेटमेंट है, आप ये समझ लें कि लूप को चलाने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं या वो स्टेटमेंट जिनके अंदर लूप चलती है या जिनके अंदर आप लूप को चला सकते हैं, उन्हें उन स्टेटमेंट्स को हम बेसिकली लूप स्टेटमेंट कहते हैं। The loop statements are the important feature of any programming language। जैसा कि मैंने इस बात का जिक्र पहले भी किया कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो लूप होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लूप का जो स्ट्रक्चर होता है इसे आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसे रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो द लूपिंग फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नोन एज रेपिटेटिव स्ट्रक्चर और आइटरेटिव स्ट्रक्चर। तो आप इनके मुख्तलिफ नाम और भी हैं जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, लेकिन इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि जब भी आप कभी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप की बात करेंगे तो लूप से मुराद रेपिटेशन ही होंगी। हाँ, उसका नाम क्या है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आपका इसके बैकग्राउंड पे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। और कॉन्सेप्ट क्या है, किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक आपकी कंडीशन का बार बार रिपीट होना, आपके सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का बार बार रिपीट होना, ये आपका लूप कहलाता है। In a loop structure, the beginning point and the ending point of the set of statements that have to be executed repeatedly are marked। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मार्क किए जाते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, या तो आप शुरुआत बताएंगे, यहाँ से शुरू होना है, यहाँ पे ख़त्म होना है, तो ये दोनों चीज़ें आप लाजमी तौर पे लूप में बताते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आप नहीं बताएंगे तो आपकी लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं हो पाएगी या कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताएंगे तो डेफिनेटली आपकी लूप कभी शुरू नहीं होगी। अगर आप एंडिंग पॉइंट नहीं बताएंगे तो आपकी लूप कभी एंड नहीं होगी। और अगर कोई लूप आपकी शुरू नहीं होगी तो वो ख़त्म कब होगी, और अगर वो ख़त्म नहीं होगी तो डेफिनेटली वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। और इनफाइनाइट जो स्टेटस होता है वो आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर नॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसे हम इनकरेक्ट लॉजिक के नाम से जानते हैं, जो इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। सो सी लैंग्वेज में बहुत सारी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जिस तरह के लूप होती हैं, तो सी लैंग्वेज में भी लूप का स्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल है, लेकिन इसकी कुछ टाइप्स मौजूद हैं। सी लैंग्वेज में लूप की जो है वो कुछ टाइप्स मौजूद हैं, जिनमें 3 तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ लूप जो है वो अवेलेबल हैं। एक का नाम वाइल लूप, एक का नाम डू वाइल लूप है, एक का नाम फोर लूप है। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है, कौन सी लूप कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हर काम को करने का एक स्पेसिफिक तरीकाकार होता है। अगर आप उसके पर्टिकुलर मैकेनिज्म को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप कभी भी अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट को गेन नहीं कर सकते। तो जब भी कभी आप अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है, लाजमी होता है कि आप आपको पता हो, आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो जो आप यूज़ करना चाहते हैं, आपको उन तमाम इनपुट का पता हो जो आप यूज़ करना चाहते हैं, और वो तमाम मैकेनिज्म्स का पता हो, उनके यूटिलाइजेशंस का पता हो, उनकी लिमिटेशंस का पता हो, उनके कंस्ट्रक्ट्स का पता हो कि कैसे, कहाँ, कब और क्यों यूज़ होंगे। सो बिल्कुल इसी तरह इन तीनों में भी कुछ मेजर फ़र्क है, माइनर भी हैं, मेजर फ़र्क भी हैं। वो ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ जहाँ पे सेट होती है वो वहाँ पे यूज़ होगी। तो इन तीनों को इंशाल्लाह हम वन बाय वन जब इनका पोस्टमार्टम करेंगे, हर एक पॉइंट पे आके मैं डिटेल से गाइड करूंगा कि वाइल लूप क्या है, कहाँ इस्तेमाल होती है, फोर लूप क्या है, कहाँ इस्तेमाल होती है, डू वाइल लूप क्या है, कहाँ इस्तेमाल होती है और इनके पर्पस क्या है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। देखिए आपकी लूप ने चलना है, एक स्पेसिफिक टाइम से स्टार्ट होना है
और डेफिनेटली उस स्पेसिफिक टाइम से स्टार्ट होने के बाद उसने एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम पे जाके उसने एंड होना है। अब स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम के बिटवीन डेफिनेटली उसके पास कोई ऐसा पॉइंट होगा जो उसको बार बार रिपीट करवाएगा। जैसे कि मैंने टैंक वाली एग्जांपल आपको दी है, तो जनाबे वाला आप बास्केट पहले भरेंगे या पहले टैंक को चेक करेंगे भरा कि नहीं भरा? तो डेफिनेटली पहले आप टैंक चेक करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास आपकी आइट्रेशंस के अंदर, आपकी लूप के अंदर, आपके साइकिल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जो पॉइंट आपको कंफर्म करेगा कि आपने इस अगले स्टेप पे मूव करना है या लूप से बाहर आना है। तो वो जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आप टेस्ट करते हैं वो आपकी टेस्ट कंडीशन होती है, और उस टेस्ट कंडीशन को कंट्रोल करने वाला जो वेरिएबल होता है उसे कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, जो आपकी लूप को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। अगर आप अपनी लूप के अंदर इस कंट्रोल वेरिएबल को यूज नहीं करेंगे तो आपकी लूप कंट्रोल हो ही नहीं सकती, डेफिनेटली आपकी लूप कंट्रोल ही नहीं हो सकती। तो मैंने आपको याद होगा स्टार्टिंग पे भी बात की थी कि प्रोग्रामिंग के अंदर नॉर्मली आपके आम रूटीन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये वही यूज होते हैं, कोई नई चीज इसके अंदर यूज नहीं होती, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है जो आपको क्लियर ना हो। तो बड़ी सिंपल से देखें लॉजिक्स हैं। कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जो लूप को कंट्रोल करेगा। अब लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। भाई देखें ना, आप स्कूल जाते हैं, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से छुट्टी होती, घर जाते हैं, तो दैट इज योर लूप। कब तक? जब तक आपका इंटरमीडिएट पूरा नहीं हो जाता या जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती, तो आप तब तक इस साइकिल को रिपीट करेंगे। अब इनके अंदर पर्टिकुलर कंडीशंस आ सकती हैं कि जनाब डे संडे था छुट्टी है, कोई स्पेसिफिक डेज आए छुट्टियां आ गई बीच में, इसी तरह आप बीमार हैं छुट्टी होगी, कोई ज़रूरी काम है छुट्टी होगी। तो बीच में आपके पास जो है वो कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस हैं जो टेस्ट होती रहती हैं, लेकिन आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्लियर होता है। दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपको किसी डिग्री के स्टार्टिंग पॉइंट का पता ही ना हो और ना उसके एंडिंग पॉइंट का पता हो। तो इसी तरह आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बिटवीन भी एक कंट्रोल होता है जिसे कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। A variable which is used in the loop statement to control the number of repetitions of loop, जो लूप की रेपिटेशंस को कंट्रोल करता है कि कितनी बार आपकी लूप ने चलना है, इज नोन एज लूप कंट्रोल वेरिएबल, उसे लूप कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। सो यूजुअली द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड बिफोर द बॉडी ऑफ लूप। आमतौर पर हम इसको बॉडी से पहले डिफाइन करते हैं कि जनाबे वाला तुमने कंट्रोल करना पूरी लूप को, और लूप की स्टेटमेंट लिखने से पहले आप इसको डिफाइन करते हैं। इनिशियलाइज करने से मुराद क्या है? डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। So the value of control variable must be changed inside the body of loop or loop structure so that the repetition of loop can be controlled. अच्छा, उसको गलती से कहीं आपने कांस्टेंट कर दिया ना तो वो सारी लूप का आपने सत्यानाश कर दिया। चूंकि ये वो वेरिएबल है जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये वैल्यू चेंज होती रहेगी इसकी। भाई देखे ना, वैल्यू चेंज होगी तो रेपिटेशंस होंगी ना। आपकी अगर वैल्यू चेंज नहीं होती तो रेपिटेशंस कैसे होंगी? आपने 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी है, आपने 1 प्रिंट किया, 1 को इंक्रीमेंट ही नहीं करेंगे तो 2 पे कैसे जाएगा? 2 को बढ़ाएंगे नहीं तो 3 पे कैसे जाएगा? 3 को बढ़ाएंगे नहीं तो 4 पे कैसे जाएगा? तो इसका मतलब क्या है? हर दफा आपने एक नंबर का इजाफा कर रहे हैं 1 से 100 तक गिनती प्रिंट करवाने के लिए। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू कंट्रोल वेरिएबल की होगी ये चेंजेबल होगी, जिसकी बेस पर आपकी रेपिटेशंस जो है वो जनरेट हो रही होंगी, और इन रेपिटेशंस की बेस पर आपकी जो लूप है वो कंट्रोल हो रही होगी। तो जनाबे वाला हम अपनी पहली लूप का आगाज करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब हम अपना पहला जो हमारा इसमें टाइप ऑफ लूप है हम उसको स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे जी व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या तरीकाकार है, सिंटैक्स क्या है उसको यूज करने का, और एक एग्जाम्पल भी इसकी इंशाल्लाह हम कोट करेंगे कि कैसे ये व्हाइल लूप यूज होती है। सो द व्हाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप स्ट्रक्चर। ये आपके पास एक कंडीशनल लूप स्ट्रक्चर है। कंडीशनल लूप स्ट्रक्चर से मुराद क्या? व्हाइल का मतलब होता है जब के या जब तक। तो डेफिनेटली ये कंडीशन के बगैर काम नहीं करेगा। तो ये कंडीशनल है, हर दफा कंडीशन को टेस्ट करेगा, कंडीशन वैलिड होगी तो ये बॉडी ऑफ लूप के अंदर आएगा, अदरवाइज ये बॉडी ऑफ लूप से बाहर चला जाएगा। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। अच्छा, एक तो है ना कि आपको पहले से पता आपने कितनी बार चलाना है। जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक गिनती चलाओ, तो आपको पहले से पता यार 10 बार चलना है।
लेकिन आपको नहीं पता कि आपने कितनी बास्केट्स को फिल करके टैंक में डालना है, तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स की आइट्रेशंस का आइडिया नहीं है। लेकिन आपको यह पता है कि आपके पास एक कंडीशन है, वो जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी हम इसको रिपीट करते रहेंगे। तो जब तक आप अपनी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, या जब आप अपनी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं या कंडीशन बेस्ड आप काम करेंगे, तब तक आपकी व्हाइल लूप चलती रहेगी। यानी कि ऐसे सिनेरियोज, ऐसे केस स्टडीज, ऐसी सिचुएशंस जहां पे आपके पास कंडीशन के बेस पर आपने डिसीजन लेना है, या आपका जो डिसीजन है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने उसको रिपीट करना है या नहीं करना। तो वो जो रिपीटिशंस आपकी जिस कंडीशन के ऊपर होनी है ना, वो कंडीशन बेसिकली अगर आपने यूज करनी है तो वो कौन सी लूप ये काम करती है, वो व्हाइल लूप करती है। अब यही काम डू व्हाइल भी करती है, यही काम फॉर लूप भी करेगी। लेकिन अभी फॉर द टाइम भी आपने ज़हन में ये सेट करना है, कंडीशन की बेस पर जो काम होगा वो व्हाइल लूप करेगी। So this loop structure is used when the programmer does not know in advance the number of repetition of loop. ये स्ट्रक्चर लूप का तब इस्तेमाल होता है जब प्रोग्रामर को नहीं पता होता कि उसने कितनी बार चलाना लूप को। भाई देखे ना, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम आपको नहीं पता। मैंने भी टैंक वाली मिसाल आपको दी है ना, तो टैंक में कितनी बास्केट भरेंगे कुछ नहीं पता। हो सकता है आप जो बास्केट यूज कर रहे थे वो 10 दफा उसमें डालते थे, लेकिन अब आपने बास्केट साइज चेंज हो गया, बकेट साइज जब चेंज हुआ तो आइट्रेशन भी चेंज होगी। तो आपको नहीं पता इन एडवांस कि कितनी बार आप पेपर देने जाते हैं, आपको गारंटी होती है पास होंगे, कितनी अटेम्प्ट में पास होगा नहीं पता होता। तो ये आपके पास जब आपको नहीं पता हाउ मेनी टाइम्स योर लूप विल एग्जीक्यूट, तो उस सूरत में फिर आप जो है वो व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। ये उसका जनाबे वाला लिखने का तरीकाकार है। इसमें पहले सबसे पहले व्हाइल का कीवर्ड आएगा। इस व्हाइल के कीवर्ड का मतलब क्या है कि ये बताएगा कि ये व्हाइल लूप यूज हो रही है। फिर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन आएगी, कंडीशन बताएगी जिसकी बेस पर आपने बॉडी को चलाना है और जिसकी बेस पर बॉडी को रोकना है। फिर अगर एक सिंगल स्टेटमेंट तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन मोर देन वन स्टेटमेंट के लिए फिर करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो बॉडी ऑफ व्हाइल लूप होगी। ये उसकी जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि उसके बाहर वाला पोर्शन है। ये उसके लूप से बाहर का नेक्स्ट स्टेटमेंट बेसिकली लूप के बाहर का पोर्शन है। सो कंडीशन रिप्रेजेंट द टेस्ट कंडीशन। इट मे बी अ रिलेशनल एक्सप्रेशन और अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। वो रिलेशनल भी हो सकता है, वो लॉजिकल भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। सो इफ इट इज ट्रू, अगर वो कंडीशन या एक्सप्रेशन ट्रू होती है, द स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन अंडर द व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड। तो इसकी बॉडी के अंदर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ये एग्जीक्यूट होंगी अगर कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप से बाहर निकल आएगा। सो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ लूप। जो स्टेटमेंट्स होंगी वो बॉडी को रिप्रेजेंट करेंगी कि आपकी बॉडी में कौन कौन सी स्टेटमेंट है, कौन कौन सी इसके अंदर वर्कआउट कर रही है। इफ बॉडी ऑफ लूप कंटेन मोर देन वन स्टेटमेंट देन दे आर रिटन विद इन कर्ली ब्रेसेस। ये बात मैंने आपको इफ स्ट्रक्चर में भी समझाई थी और इफ एल्स स्ट्रक्चर में भी समझाई थी कि वन स्टेटमेंट तो कंडीशन के अंदर अलाउ होती है, बट मोर देन वन स्टेटमेंट के लिए आपको फिर करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो आते हैं अगले लेवल पे कि जी वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की वर्किंग कैसे होती है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है। इसके अंदर जो तरीकाकार है काम करने का वो बड़ा सिंपल है, आप गौर कीजिएगा जरा। व्हेन अ व्हाइल लूप स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जब भी कभी व्हाइल लूप आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, द कंडीशन इज एवेल्युएटेड फर्स्ट। हमेशा सबसे पहले आपकी कंडीशन टेस्ट होगी। तो नंबर वन जो प्रोसीजर हो, प्रोसीजर में जो स्टेप वन है वो क्या है, टेस्ट द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है, इफ इट इज ट्रू, देन द बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तब वो बॉडी के ऊपर जाएगा, अदरवाइज वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, यानी कि लूप को एंड करके आगे चला जाएगा। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप, अगर वो ट्रू होता है और बॉडी में चला जाता है, तो बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, बॉडी को प्रेजेंट करेगा। तो बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद द एग्जीक्यूशन कंट्रोल गोज बैक टू द व्हाइल स्टेटमेंट एंड एवेल्युएट द कंडीशन अगेन। तो स्टेप टू क्या है, बॉडी को प्रेजेंट करना अगर कंडीशन ट्रू होती है। क्योंकि व्हाइल लूप की प्रॉपर्टी है ना, एक सर्टेन कंडीशन के ट्रू होने तक आपके टास्क को बार बार रिपीट करना। तो कंडीशन ट्रू होना ये हमारी रिक्वायरमेंट थी बॉडी को चलाने के लिए। तो स्टेप वन पे कंडीशन टेस्ट हुई, स्टेप टू पे बॉडी प्रेजेंट हुई, स्टेप थ्री पे ये वापस कंडीशन पे जाएगा, लेकिन इस दफा इसका जो कंट्रोल वेरिएबल होगा वो एक के साथ बढ़ चुका होगा, उसमें एक का इजाफा हो चुका होगा, जो बेसिकली आइट्रेशंस को काउंट करेगा कि आपकी आइट्रेशन अब चेंज हो गई।
इफ द कंडीशन इज स्टिल ट्रू द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड अगेन, और वो तब तक करेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है, कंडीशन फॉल्स नहीं होती। सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। कब तक ये काम रिपीट होगा? जब तक कंडीशन ट्रू है। अब इसका ताल्लुक नंबर ऑफ आइट्रेशन से नहीं है, इसका ताल्लुक नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक कंडीशन के साथ है। जब तक कंडीशन ट्रू है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी ये उससे बाहर निकल आएगा। So when the given condition becomes false at any stage during execution, so the loop is terminated. कहीं पे भी बॉडी में जाके, किसी भी जगह पे जाके अगर उसकी कंडीशन कहीं पे फॉल्स हो जाती है, गलत हो जाती है, तो जनाबे वाला लूप वहीं इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगी और वो लूप से बाहर निकल के अपना अगला काम शुरू कर देगा। After terminating the loop, the control shifts to the statement that comes immediately after the body of loop. लूप के फौरन बाद जो होंगी स्टेटमेंट, ये उसकी तरफ कंट्रोल मूव कर जाएगा। The body of loop must contain a statement used to control the repetition of loop. Loop control variable जिसकी बात अभी मैं कर रहा था। So usually a statement is given in the body of loop to change the value of control variable so that the condition becomes false during execution of loop. अगर कहीं पे भी आप जाके, कहीं पे भी अगर आप जो है वो लूप को इंक्रीमेंट नहीं करते, आइट्रेशंस को चेंज नहीं करते या लूप कंट्रोल वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करते, तो जनाब जिंदगी में कभी आप उस लूप से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपकी लॉजिक के ऊपर कि आप लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं, आप चीजों को किस तरह से लेके आगे डील कर रहे हैं। सो इफ द कंडीशन ऑफ द लूप नेवर बिकम्स फॉल्स, अगर वो कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती, द लूप नेवर टर्मिनेट्स, और लूप जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होगी। आपकी लूप ने एंड होना ही नहीं है अगर कंडीशन ही फॉल्स नहीं होती तो। सो इट बिकम्स एन इनफाइनाइट लूप, तो ये वजह बनेगी इन्फिनिटी की तरफ जाने की, जो कि आपका वैलिड स्ट्रक्चर नहीं होता। अभी जिस लेवल पे आप लोग हैं, इस लेवल पे इनफाइनाइट लूप का कॉन्सेप्ट आपके नजदीक इनवैलिड है, आपने उसको गिनना ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करना अपनी किताब में कि जनाब वो इन्फिनिटी लूप भी कोई चीज होती है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अब यहां पे हम एक एग्जांपल ऐड कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है जी? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग द व्हाइल लूप। आपने व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए 1 से 10 तक की गिनती जो है वो प्रेजेंट करनी है। सो देखिए जी, बड़ा सिंपल सा काम है, कोई इसके अंदर बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सो आपने इसको समझना है बस थोड़ा सा। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको चाहिए एक लूप कंट्रोल वेरिएबल। सो मैं इंट कंट्रोल के नाम से या CNT के नाम से रख लेता हूँ वेरिएबल, ठीक है। अब मैंने इस CNT को पास कर दिया 1, क्योंकि मैंने 1 से 10 तक गिनती चलानी है ना, 1 to 10। सो मैंने इसको 1 से स्टार्ट कर दिया। अब मैंने कंडीशन क्या लगानी है, लूप मेरी स्टार्ट होने लगी, मैंने कहा व्हाइल जो CNT है, काउंट वेरिएबल जो है, जब तक लेस देन होगा या इक्वल हो जाता है 10 के, जब तक 10 से लेस या 10 के इक्वल, लेस देन इक्वल का मतलब ये कि 10 से कम या 10 के इक्विवेलेंट होगा तब तक ये चलेगा, और जैसे ये 10 से ग्रेटर 11 होगा तो ये स्टॉप कर देगा। इस दौरान करना क्या है, तुमने सबसे पहले \n पे जाना है, उसके बाद तुमने क्या करना है, %d करना है, और यहाँ पे तुमने CNT की वैल्यू को प्रिंट करवा देना है। हर दफ़ा ये प्रिंट करके आगे जाएगा, ठीक है। या आप इसको प्रिंट करने के बाद अगली लाइन पे ले जाएं, ये ले। सो देखिएगा ज़रा, ये देखिए जी, वो 1 1 1 1 चलता जा रहा है, क्योंकि हमने कहीं पे लूप को कंट्रोल नहीं किया। अब इस सूरत में आपकी ये लूप कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। ये चलती जा रही है, ये चलती जा रही है, कहीं पे एंड होने का नाम नहीं लेगी, ये चलती जा रही है, क्योंकि आपने कहीं पे भी लूप को कंट्रोल नहीं किया। हर दफ़ा CNT की वैल्यू 1 ही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लूप कंट्रोल वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे CNT को ++ करूँगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा, इसको इंक्रीज करने के लिए एक वैल्यू। आप ये लिख लें स्टेटमेंट, या ये लिख लें CNT इज इक्वल टू CNT +1। आप इन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ले। सो अब देखें वो 10 पे जाकर रुक जाएगा, देखें 1 to 10। अब इसी तरह आप 100 तक जाना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ चेंज होगा, तो ये देखें ये 100 तक ले गया, 100 तक आई पूरी काउंटिंग, देखें शुरू 1 से हुई है और 100 तक आई है। आप इसको 1000 पे लेके जाना चाहते हैं, आप 1000 करें तो देखें वो 1000 तक की काउंटिंग पूरी कर देगा, ये देखें।
अब इसी तरह आप इसके कंट्रोल कर सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों को। ये जो सी एन डी की वैल्यू यूजर बता दे और एंडिंग पॉइंट भी बता दे, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल की इसको स्टार्ट एस टी कर लेता हूँ और ई एन कर लेता हूँ एंड के लिए, ठीक है जी। मैं इसको कह देता हूँ ये मेरा एस टी है और इसको मैं फ़िलहाल अभी 0 सेट करता हूँ और मैं इसको यूज़र को कहता हूँ प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर स्टार्टिंग पॉइंट। अपना स्टार्टिंग पॉइंट एंटर करो, स्कैन एफ पर्सन डी कॉमा एम्परसन साइन एस टी, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा। सिमिलरली मैं उसे एंडिंग पॉइंट ले लेता हूँ, प्लीज़ एंटर एंडिंग पॉइंट, स्कैन एफ पर्सन डी एम्परसन साइन ई एन, ठीक है जी। एंडिंग आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ जी स्टार्टिंग जब तक एस टी पॉइंट लेस देन और इक्वल होता है ई एन के, ठीक है, तब तक ये लूप चलेगी, अदरवाइज ये लूप एंड हो जाएगी। तो ये सी एन टी एस टी की इक्विवेलेंट था। सो ये जो स्टेटमेंट ऊपर वाली थी ये रिलायबल है, अगर आप ये स्टेटमेंट यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपका अपना स्टाइल है लिखने का, देखिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट में देता हूँ जी 78 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाना है 780 तक। तो ये देखें जी 78 से लूप उसने स्टार्ट की है, ये जो कि नीचे वो काफ़ी आ गया, ज़्यादा बड़ी हो गई थी वैल्यू। सो देखें जी मैं कहता हूँ जी 78 से स्टार्ट करो 98 तक जाओ, तो 78 से 98 तक सीक्वेंस में लूप चली। आप सिर्फ इवन नंबर देखना चाह रहे हैं, आप इसको जो है वो 2 कर दें, आप कर दें एस टी इक्वलेंट टू एस टी प्लस 2, तो 2 का इजाफा करेगा। अब देखें जी मैं कहता हूँ जी 2 से लेकर 20 तक के तमाम इवन नंबर दिखाओ, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो सारे इवन नंबर चल रहे हैं। सो इस तरह आप जो है वो अपनी लूप को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं जी, वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग नंबर एंड एंडिंग नंबर फ्रॉम द यूजर एंड देन डिस्प्ले ऑल इवन नंबर्स इन द गिवन रेंज। अब उसका तरीकाकार क्या है कि आप यहाँ पे जो है वो कंडीशन लगाएं, स्टार्टिंग और एंडिंग तो आ गया, अब यहाँ पे आप कंडीशन लगा लो, इफ जो आपका एस टी है अगर वो पर्सन 2 इक्वल 0 होता है तब जाके आप जो है वो प्रिंट करो, अदरवाइज आपने नहीं करना। ये लो, अदरवाइज आपने उसको नहीं करना और फाइनली आपने इसको +1 करना है। जब वो इवन होगा तब प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ये देखिएगा मैं कहता हूँ जी 1 से लेकर तुम 50 तक के जो इवन नंबर है वो दिखाओ, देखो उसने सारे वो इवन दिखाए, 2 4 6 8, ऑड कोई भी नहीं दिखाया इसमें। सो इस तरह आप डिफरेंट अपनी लॉजिक्स को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल प्रोग्राम ऐड करते हैं जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिस्प्ले टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग अ व्हाइल लूप। अब किसी नंबर की टेबल जनरेट करना, पहाड़ा जो होता है उर्दू में जिसे पहाड़ा कहते हैं, ठीक है, काउंटिंग टेबल जो होती है, अगर वो डिस्प्ले करना बड़ा आसान सा काम है। ये देखें जी अब इसमें आपके 2 नंबर रिक्वायर्ड थे ना, तो अब आपको 1 नंबर चाहिए। सो मैं इसको भी कमेंट में ले आता हूँ। देखिए जी मैं कहता हूँ सबसे पहले मुझे 1 नंबर चाहिए। सो इंट टेबल, ठीक है जी, मैंने टेबल के नाम से वेरिएबल लिया, प्रिंट एफ प्लीज एंटर नंबर फॉर टेबल। सो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया, स्कैन एफ की मदद से मैंने पर्सन डी एम्परसन साइन टेबल में रिकॉर्ड स्टोर करवा दी है जिसकी टेबल बनानी है। अब मैं यहाँ पे व्हाइल लूप चलाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल मुझे चाहिए होगा कंट्रोल करने के लिए, सो मैंने इंट एन वेरिएबल ले लिया, कोई नाम रख लें, तो मैंने एन लिया। सो व्हाइल एन लेस देन इक्वलेंट टू 10। सो अभी यहाँ पे मैं n को 1 करता हूँ, चूँकि 1 से स्टार्ट होना है, 1 से 10 तक का पहाड़ा लिखना है ना, तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे कर दिया। ले जी अब बड़ा आसान सा इसकी लॉजिक है, जब डिस्प्ले पे आप प्रिंट करवाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, टेबल का नंबर आता है। सो प्रिंट एफ में सबसे पहले आप कर दो पर्सन डी और यहाँ पे आ गया टेबल। अब उसके बाद जो अगला काम होता है, पर्सन डी के बाद अपना नंबर के बाद क्या आता है, आप एक क्रॉस का सिंबल आता है। अब क्रॉस के सिंबल के बाद दोबारा पर्सन डी आता है। अब वो पर्सन डीज में क्या आएगा, वो आपका आएगा एन वेरिएबल। अब इसी तरह उसके बाद ये इक्वल का सिंबल आता है और फिर उसके बाद एक पर्सन डी आएगा ये। अब जिसमें आपने क्या करना है कि टेबल को मल्टीप्लाई करना है एन के साथ, ठीक है जी, और फाइनली आपने इसको एक नई लाइन पे भिजवाना है। देखिए एक्स और इक्वल ये दोनों क्या हैं, ये प्रिंटिंग बिहेवियर्स हैं। ओके जी, इसके बाद आप कर लो n++ n को इंक्रीमेंट कर दो,
देखिएगा ज़रा, मैंने 6 की टेबल लेनी, देखें 6 कम 6, 6 2 12 एंड सो ऑन, पूरी 6 की टेबल को प्रेजेंट किया गया। दोबारा देखें टेबल के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो टेबल का जो पहला पोर्शन है देखें ये 6, तो ये 6 सब में सेम आ रहा है, तो ये वो 6 था जिसकी हमने टेबल बनानी है। तो ये टेबल वाला वेरिएबल था जिसमें टेबल को स्टोर करवाया, सो ये टेबल वाला वेरिएबल है जिसमें टेबल स्टोर करवाया। तो मैंने यहाँ पे पहले इस %d की जगह पे टेबल को यूज़ किया। अब उसके बाद ये क्रॉस एज इट इज़ प्रिंटिंग बिहेवियर है तो क्रॉस लगा दिया। उसके बाद मैंने ये नंबर जो n है वो दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वो दिखाया, इक्वल भी एज इट इज प्रिंट हुआ। उसके बाद टेबल को मल्टीप्लाई कर दिया n के साथ, तो टेबल की वैल्यू जो भी होगी 6 × 1 दैट इज 6। और इस तरह आपने अपने प्रोग्राम के अंदर अपनी टेबल को जनरेट कर लिया। अब आप किसी भी नंबर का टेबल जनरेट करवाना चाहें, आपने कहा जी 765 दिखाओ, तो इसका टेबल पूरा प्रिंट हो गया आपके सामने। तो इस तरह आप डिफरेंट अपने प्रोग्राम्स लूप के लिए आप यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल प्रोग्राम में ऐड करता हूं जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। अब फैक्टोरियल नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि किसी नंबर से 1 तक के तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते आना, उसे फैक्टोरियल कहते हैं। मिसाल के तौर पर 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, तो इस तरह आप पीछे की तरफ आते जाएं तो ये फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। सो मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं, लेकिन ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप खुद प्रैक्टिस करें, देखें कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई इसके अंदर बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल एक वेरिएबल फैक्ट के नाम से बनाएं जिसका आपने फैक्टोरियल निकालना है। आप उसकी वैल्यू को रीड करें यूजर से और उसके बाद आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। वो क्या वर्किंग करनी है कि आपने उसको 1 तक लेके आना है। जब तक वो 1 तक नहीं आता आपने उसको मल्टीप्लाई करवाते जाना है। जैसे देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। आपने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया इंट, और मैं इसको ले लेता हूं फिलहाल x। आपने एक मैसेज दिया प्रिंट एफ प्लीज एंटर वैल्यू, और यहाँ पे स्कैन एफ की मदद से मैंने %d यहाँ पे x में स्टोर करवा लिया। अब मैंने क्या किया, एक कंट्रोल वेरिएबल लिया इंट i, और i को मैंने फिलहाल इक्वल कर दिया x के, ठीक है जी। और अब मैं कह रहा हूं कि जनाब वाइल जब तक के जो आपका i है वो ग्रेटर रहता है या इक्वल हो जाता है 1 के, तब तक ये काम करो। वो तुमने काम क्या करना है कि फैक्ट एक वेरिएबल मैं लेता हूं रिजल्ट का। सो मैं यहाँ पे इंट फैक्ट वेरिएबल ले लेता हूं फैक्टोरियल के लिए। सो इसको फिलहाल अभी मैं 1 असाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। कुछ भी रख लेंगे, लेकिन 0 रखेंगे तो फिर वो मल्टीप्लाई इसने होना है। तो करना बेसिकली क्या है, फैक्ट को फैक्ट से मल्टीप्लाई करना है i के साथ। i की जो भी वैल्यू है, देखें पहली दफ़ा फैक्ट में 1 पड़ा, तो 1 × 10 अगर आपने निकाला तो 10 × 10, फिर 10 × 9, 9 × 8, 7 एंड सो ऑन। तो ये अपने नंबर से आखिरी 1 तक ये चलता जाएगा और तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए फाइनली ये आपको रिजल्ट जनरेट कर देगा। सो अब यहाँ पे हमने अपना रिजल्ट प्रिंट करवाना है, तो लूप से बाहर निकल के प्रिंट करवाते हैं जी, प्रिंट f। अब आपने यहाँ पे कह दिया जी कि द रिजल्ट द फैक्टोरियल रिजल्ट ऑफ %d इज इक्विवेलेंट टू %d। यहाँ पे आप कर लो x और उसके बाद आप कह लो फैक्ट, तो ये दोनों रिजल्ट आपने दिखा दिए। सो देखिए जी मैं नंबर इसका देता हूँ 6 का, 6 × 5 30, 30 × 4 120, 120 × 2 260 एंड सो ऑन। आगे आप देखें तो ये 720 के इक्विवेलेंट होता है। अब इसके अंदर प्रोग्राम थोड़ा सा क्रैश कर गया, क्योंकि हो सकता है कोई वैल्यू हमने गलत एंटर की हो उसके अंदर। ओके जी, i को हमने कहीं भी इंक्रीमेंट नहीं किया, i प्लस नहीं, i को हमने करना है माइनस माइनस, पीछे की तरफ आना है हमने। देखिएगा जी 6 का फैक्टोरियल 720 आता है, देखिए यहाँ पे 720 आ गया। सो इस तरह आप डिफरेंट अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं।
सो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करके आप अपनी वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फाइनली आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने कवर की हैं उनकी बात कर लेते हैं। हमने बात स्टार्ट की थी लूप से कि लूप क्या होती है, लूप की डेफिनेशन को देखा, फिर हमने लूप स्टेटमेंट के बारे में देखा, फिर हमने टाइप ऑफ लूप्स के बारे में देखा, फिर हमने कंट्रोल वेरिएबल को देखा कि कंट्रोल वेरिएबल क्या काम करता है, फिर हमने व्हाइल लूप को देखा और व्हाइल लूप की वर्किंग को, फिर हमने उसकी एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखा। फाइनली आज के लेक्चर में हमने लूप को इस्तेमाल करना सीखा, व्हाइल लूप को, और लूप के बैकग्राउंड को स्टडी किया, उसकी डेफिनेशन को देखा, उसके वर्किंग इन्वायरमेंट को देखा। लेकिन अगले लेक्चर में आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको प्रॉपरली एक बार खुद ट्राई करें। जितनी एग्जाम्पल्स मैंने करवाई हैं वो तमाम एग्जाम्पल्स आप खुद इटसेल्फ एक बार ट्राई लाजमी करें, क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे चीज़ें आपके लिए आसान से आसान नहीं होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।